वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, और ये मेरा उसका 5th वीडियो है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं फाजान रूल्स के बारे में। तो फाजान रूल्स क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ठीक पहले वाले वीडियो का। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स में कितने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स है वो हमें बताता है डाइपोल मोमेंट। ठीक इसका रिवर्स है फाजान रूल्स। फाजान रूल्स हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स में कितने परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर्स है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें देगा फाजान रूल्स। तो हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक फाजान रूल्स के ऊपर। फाजान रूल्स, अब आते हैं फाजान रूल क्या है। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। अब आते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो पहले हम आयोनिक कंपाउंड्स में होते क्या हैं, दो आयंस होते हैं। किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स के एक फॉर्मूला में दो आयंस होंगे, एक कौन होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा कौन होगा, नेगेटिव होगा। जनरली नेगेटिव की जो साइज है वो लार्ज होती है, उसकी रेडियस ज़्यादा होती है। अभी मान लेते हैं कि ये कैसा है, प्योर आयोनिक है। जब प्योर आयोनिक होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर, ये कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर, ये पॉजिटिव है। अब होता क्या है, ये पॉजिटिव क्या काम करता है, इस नेगेटिव के, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी ओर विड्रॉ करता है, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे होगा क्या, इस नेगेटिव की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हमें कैसा नजर आने लगता है, इस तरह का, ये इस तरह का नजर आता है हमें। तो यहां क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं इस एरिया में। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये नेगेटिव पोर्शंस हो गया। यहां इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसको मैं क्या मान लूं, एक बार पॉजिटिव। तो ये हमारा एनायन क्या हो गया है, ये एनायन जो है वो पोलराइज हो गया है, पोलराइज हो गया है। और किसने काम किया है सारा, इस कैटायन ने काम किया है। तो और ये कैसा हो गया, अब इसकी शेप कैसी हो गई है, ये डीफॉर्म हो गई है, डीफॉर्म, या फिर क्या कहते हैं इसे, डिस्टोर्टेड हो गई है, डिस्टोर्टेड हो गई है। तो हम फर्स्ट क्या लिखते हैं, क्या है, डीफॉर्मेशन ऑफ एनायन by cation is called polarization of anion। यानी एनायन का क्या हो गया है, पोलराइजेशन हो गया। एनायन में ही दो पार्ट हो गए हैं, एक नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया। एक्चुअल में ये होते नहीं है, तो मैंने यहां समझाने के लिए, इस टर्म को समझाने के लिए लिखे पोलराइज। अब सेकेंड, इस एनायन का कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है इस कैटायन की साइज पर या इस कैटायन के अट्रैक्शन फोर्स पर। यदि इस कैटायन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये जो एनायन है ये ज्यादा पोलराइज होगा, ज्यादा डिफॉर्म होगा। यानी यहां पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम इसकी क्या बात करेंगे, पोलराइजिंग पावर। तो क्या है, द एक्सटेंट ऑफ polarization of anion depends on polarizing strength of cation। इसका मतलब दो नाम क्या क्या हो गए हमारे पास। पहला नाम हमारे पास क्या आ गया है, पोलराइजेशन, और सेकंड क्या आ गया है, पोलराइजिंग स्ट्रेंथ। दो टर्म्स आ गई हमारे पास यहाँ पर। तो वापस आते हैं हम लोग, कौन पोलराइज होता है, एनायन। कौन पोलराइज करता है, कैटायन।
एनायन जितना ज्यादा पोलराइज होगा, एनायन जितना ज्यादा पोलराइज होगा वो उतना ही ज्यादा डिफॉर्म होता जाएगा। और एनायन ज्यादा पोलराइज होगा या कम पोलराइज होगा ये डिपेंड किस पे करता है, केटायन की पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग स्ट्रेंथ के ऊपर। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, इसमें क्या है, सिंपल सा। अब यहां हम समझते हैं होगा क्या, यदि ये एनायन था, एनायन यहां पर ये एनायन था, तो हुआ क्या, एनायन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए हैं, इसकी तरफ। तो होगा क्या, इस एनायन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, एनायन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। ये पॉजिटिव था, इसके पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो मैं ये मान लूं कि नेगेटिव थोड़ा इसके पास आ गया है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो गया, डिक्रीज, नेगेटिव चार्ज भी क्या हो गया, डिक्रीज। इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टर्स के जो मेन कंसेप्ट था आयन चार्ज, वो दोनों चार्ज डिक्रीज हो गए हैं, ये दोनों चार्ज डिक्रीज हो गए हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड क्या हुआ है, अब हमें ऐसा लगता है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है इस दोनों के बीच में आ गए हैं, यानी किस तरह से लगेगा, लुकिंग लाइक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एनायन एंड कैटायन। अब हमें लगता क्या है कि हमें ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, इस तरह से लगता है, लेकिन एक्चुअल में शेयरिंग हुई नहीं है। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट को यदि मैं समझ लूं कि यहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, और अब ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए हैं, तो क्या आ गए हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ गए हैं, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन, ionic compound have some covalent character। अगली और काम की लाइन, मेन काम की लाइन, the extent of covalent character in ionic compounds depends on a polarizing strength or power of cation, b polarizing ability of anion। ये काम का पॉइंट था कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स में कितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स होंगे, ये डिपेंड किस पे करेगा कि उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर कितनी है और वो एनायन कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है। अब हम चलते हैं इसी फाजान रूल्स में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी उनके ऊपर डिपेंड्स करती है। तो टोटल हमारे पास ऐसे 5 फैक्टर्स हैं, उन 5 फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करेगी, या तो पोलराइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन या एनायन की पोलराइजेबिलिटी डिपेंड्स करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हम उनके ऊपर चलते हैं। पहले हम फैक्टर समझ लेते हैं। तो 2 फैक्टर तो केवल किसके हैं, सिंपल से हैं। पहला फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन आयन। तो टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स ऑन विच पोलराइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायंस डिपेंड्स।
वो कौन कौन से फैक्टर्स है। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास मोटा मोटी 3 फैक्टर है। हमने फर्स्ट और सेकंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। तो अब यहां दोनों आयन आ गए हैं। फर्स्ट हम किस पे ले लें, साइज ऑफ कैटायन, और उसके बाद आएगा साइज ऑफ एनायन। तो फर्स्ट आते हैं साइज ऑफ कैटायन पे। सिंपल सा कंसेप्ट है, कैटायन जितना छोटा होगा, जिसकी साइज जितनी स्मॉल होगी, उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा और उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या हुआ, कैटायन की यदि रेडियस या साइज कह दूं मैं, साइज जितनी ज्यादा स्मॉल होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर या स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कैटायन की साइज जितनी स्मॉल होगी, पोलराइजिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, तो वो क्या काम करेगा, एनायन का ज्यादा पोलराइजेशंस करेगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशंस होगा उसमें उतने ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर्स होंगे। पोलराइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये हो गया हमारे पास क्या, कैटायंस के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल मैं यही ले लेता हूं, Na प्लस, Mg प्लस प्लस, Al प्लस प्लस, इन तीनों आयंस की बात हो रही है। तो इन तीनों आयंस में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, साइज की बात कर रहे हैं, तो हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, साइज ऑफ आयन। तो हम आते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट में, एस ब्लॉक में, सोडियम से पहले लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। इन सब पे मैंने क्या चार्ज ले लिया है, पॉजिटिव है, +1 सबके ऊपर। और हमें क्या मालूम है, टॉप टू बॉटम आने पर पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, तो उसी के बेसिस पर इन आयंस की आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो सबसे छोटा कौन है, लिथियम। जो जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो Li प्लस लिथियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है और सीजियम की सबसे कम है, इसीलिए LiCl जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड है, जबकि सीजियम क्लोराइड जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। अब सोचे आप कि इतना ज्यादा पोलराइजेशंस, इतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है लिथियम की कि LiCl का जो कंपाउंड है वो कोवैलेंट है। इसी के जैसा एक और एग्जांपल में ले लो ग्रुप नंबर सेकंड का, तो वहां कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इन सब पे क्या आता है, प्लस के 2 चार्ज आते हैं, यानी इन सब पे चार्ज सेम है। अब यदि हम लोग फिर आयोनिक रेडियस की बात करें तो बेरिलियम सबसे छोटा, उससे बड़ा मैग्नीशियम, इस तरह से बेरियम सबसे बड़ा है। तो ये इनमें क्या हुआ, बेरिलियम की पोलराइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है, इसीलिए जो BeCl2 है वो भी कैसा है, कोवैलेंट है, जबकि BaCl2 जो है वो आयोनिक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, कैटायन। कैटायन साइज में जितना स्मॉल होगा उसकी पोलराइजिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और उसमें यदि पोलराइजिंग स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, एनायन। एनायन को मैं यहां मेंशन कर देता हूं। एनायन में ठीक इसका रिवर्स है, एनायन जितना बड़ा होगा साइज में उसका उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और एनायन का जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उस कंपाउंड में उतने ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो एनायन में क्या कंसेप्ट लगेगा, यहां लगा देता हूं, यदि एनायन की साइज ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। पोलराइजिबिलिटी यानी पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एनायन जितना ज्यादा पोलराइज होगा उसमें उतने ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां पर, अब सिंपल सा एग्जांपल है किसका, एनायन का। जैसे Cl माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस,
यदि ये चारों किसी भी कंपाउंड में है जिसमें पॉजिटिव कॉमन है तो होगा क्या, F माइनस का पोलराइजेशन बहुत कम होगा, Cl माइनस का पोलराइजेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, Br माइनस का और ज़्यादा होगा और I माइनस का सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब जिसमें I माइनस है उसमें कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं AgF, AgCl, AgBr और AgI। यदि इनमें मैं कंपेयर करूं तो AgI में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर्स होंगे। यानी ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एनाइंस के ऊपर। तो दो हमारे पास फैक्टर आ गए, एक है लेकिन इस एक में मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। साइज ऑफ आयन, कैटायन जितना छोटा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा, उसमें कोवेलेंट करैक्टर्स उतने ज़्यादा होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल यहां ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल LiI लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड, इनमें हम कंपेयर करें लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड, तो सिंपल सा है, लिथियम आयोडाइड पे जो फाजान रूल्स के कंसेप्ट है वो दोनों अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से, कैटायन की साइज बहुत स्मॉल है तो इस लिथियम की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, और कैटायंस के अकॉर्डिंग यहाँ आयोडाइड है जिसकी साइज बहुत बड़ी है तो इसका पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो LiI बहुत बढ़िया क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है। अब आते हैं सीजियम फ्लोराइड में। सीजियम में क्या है, कैटायन की साइज बहुत लार्ज है तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर बहुत कम होगी, और एनायन कौन है यहाँ पर, F माइनस है, इसकी भी साइज बहुत स्मॉल है तो इस एनायन का बहुत कम पोलराइजेशन होगा। तो CSF कैसा कंपाउंड हो गया, आयोनिक हो गया है। तो हमारे पास ये दो फैक्टर हो गए हैं, वो है चार्ज ऑफ, साइज ऑफ आयन। अब अगला जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, साइज के बाद है चार्ज ऑन आयन। इसको हटा देते हैं और यहां इसको ऐसा ही रखते हैं, ये हटा देता हूं। तो सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास कौन सा है, सेकंड हमारे पास है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। तो यहां पर भी दो तरह का, पॉजिटिव पे के आयन के ऊपर के चार्ज या नेगेटिव के ऊपर, और दोनों में क्या है, कॉमन कंसेप्ट है, दोनों में कॉमन कंसेप्ट है। क्या है, चार्ज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव हो, तो कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा। अब कैसे होगा यहां समझते हैं हम लोग, कैसे क्या होगा। तो यहां आ जाते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं कैटायन के ऊपर। कैटायन में क्या होगा, चार्ज, कैटायन में क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। भाई पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, और जो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो जो पीछे बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनके नंबर कम होते जाएंगे, तो उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। क्या मैं ये कह दूं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा, कोवेलेंट करैक्टर भी इंक्रीज होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। तो कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अब इसका एग्जांपल हम ग्रुप में ले लेते हैं, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन है वो 10-10 है, इलेक्ट्रॉन सब में इक्वल, लेकिन प्रोटॉन यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है और यहाँ 13 प्रोटॉन है। तो जहां प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तीनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई, लेकिन तीनों में एल्यूमिनियम आयन में प्रोटॉन 13 है तो इसकी साइज स्मॉल होगी, यदि इसकी साइज स्मॉल होगी तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास। एल्यूमिनियम, यदि इन तीनों में मैं कॉमन क्या ले लूं, Cl-, NaCl,
MgCl2 और AlCl3। और क्वेश्चंस क्या आ जाए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कौन है, तो हम इन तीनों में से जो कॉमन है उसको एक बार हम इग्नोर कर दें, तो उसके बाद हम कंपेयर करें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, तो ये ऑर्डर होगा इनकी कोवैलेंट कैरेक्टर्स का। अब आते हैं हम लोग सेकंड, हमारे पास एग्जांपल किसका है, केटायन का तो हो गया। अब आते हैं हम एनायन के ऊपर। एनायन में क्या होगा, सेम कंसेप्ट। एनायन पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी लार्ज होगी, और साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना कम होगा, तो वो केटायन के द्वारा इजीली अट्रैक्ट या विड्रॉ कर लिए जाएंगे हल्का सा। तो यहां एनायन में क्या होगा, यहां लिखता हूं चार्ज ऑन, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज ऑफ एनायन उतनी ज्यादा होगी। साइज जितनी बड़ी होगी तो क्या होगा, इजीली डिफॉर्म बाय केटायन। इजीली डिफॉर्म बाय केटायन होगा तो क्या होगा, उसका पोलराइजेशन क्या हो गया, उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। अब एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं N ट्रिपल माइनस, O डबल माइनस और S डबल माइनस। O तो हो गया हमारा, O के बाद लेते हैं हम F माइनस। इन तीनों में कंपेयर करें तो क्या है, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज जितना ज्यादा होगा, N पे 3 माइनस है, O पे 2 माइनस और F पे 1 माइनस है, तो चार्ज किस पे ज्यादा हुआ, N माइनस पे, उससे कम O पे और सबसे कम F पे। यानी इन तीनों में यदि ये तीनों कंपाउंड किसी में कॉमन है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं एल्यूमिनियम का, AlN, यहां क्या हो जाएगा Al2O3 और यहां क्या हो जाएगा AlF3 यदि बनता तो इन तीनों में क्वेश्चंस क्या आता है, सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन है, तो तीनों में जो कॉमन है उसको हटा दें। एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F, इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, तो ये सबसे ज्यादा कोवैलेंट होगा। उससे कम एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड होगा, सबसे कम पोलर, सबसे कम कोवैलेंट AlF3 होगा। तो ये इनके क्या हो जाएगा, इनमें कोवैलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर हो गया है। वापिस आ जाते हैं फटाफट दोनों में, क्या है, चार्ज ऑन आयन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा केटायन का उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है उस कंपाउंड में उतने ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर्स होंगे। सेकेंड हमारे पास क्या था, एनायन। एनायन में क्या कंसेप्ट है, एनायन पर जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे उसके पोलराइज होने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और उसमें उतने ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर्स होंगे। अब लास्ट और पांचवा हमारे पास है, पांचवा फैक्टर्स, और वो क्या है, और वो बहुत काम का है, बच्चे उसे भूल जाते हैं, इसको भी हटा देता हूं मैं अब। और वो है, वो रियल में थर्ड ही है हमारे यहां पर, स्यूडो इनट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, क्या इसे क्या कहते हैं, इफ एन पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन पर अप्लाई होता है, इफ एन पॉजिटिव आयन हैव 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, outermost cell, then this electronic configuration is called pseudo inert gas electronic configuration। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सोडियम का। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1।
सोडियम आयन का क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकल रिलीज हो गए हैं, तो 1s2 2s2 2p6। अब ये आउटर मोस्ट शेल हो गया है क्योंकि 3s का इलेक्ट्रॉन तो बाहर रिलीज हो गया है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब सेकेंड एग्जांपल यहाँ लेता हूँ कॉपर का, एटॉमिक नंबर 29, एक्सेप्शनल वाला, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये है, इसमें गड़बड़ जो है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब कॉपर आयन की बात करें, कॉपर प्लस, तो कॉपर प्लस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ऐसा कैसा, यहाँ क्या हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d10। यदि इनमें मैं काउंट करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है ये क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, और ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है जहाँ 8 है। अब आते हैं कंसेप्ट क्या है, दोज केटायंस विच हैव स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, those cations which have ये वाला स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, वेरी लार्ज पोलराइजिंग पावर। लार्ज की जगह क्या कर दें, मोर, बहुत, वेरी मोर या वेरी लार्ज ही करें। वेरी लार्ज क्या होगी, इनकी पोलराइजिंग पावर होगी, इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू उसके जिसका केवल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे एग्जांपल NaCl और AgCl, इन दोनों में एनायन कॉमन है, तो यहाँ क्या होगा, ये सोडियम प्लस का तो कैसा है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि Ag प्लस का कैसा है, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो Ag प्लस की पोलराइजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो AgCl बहुत ज़्यादा कोवेलेंट होगा। ये तो हो गया हमारे पास स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। अब आते हैं इसी में कि ऐसे कौन कौन से आयंस हैं जिनका स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है। तो ग्रुप नंबर ब्लॉक डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर जो है वो 11, जहां कौन कौन है हमारे पास है, तीनों जो मेटल है वो कॉइन्स ग्रुप है, जिससे पहले सिक्के बनते थे, यानी कॉपर के बाद है सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। याद रखना बच्चों, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों पे +1 चार्ज लगा दो, तो इन तीनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना ये। अब आते हैं, ये तो खत्म हो गया इनर्ट गैस, फाजान रूल्स और उनके फैक्टर्स। अब आते हैं हम बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस या एग्जाम्पल पे आते हैं। इसको अब हम हटा देते हैं, तो इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है वहाँ हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नहीं एप्लीकेशंस है, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस है सॉल्युबिलिटी में। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी में इफ कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, ये काम का है, पोलर सॉल्वेंट डिक्रीज होगी। और अब ये गड़बड़ है थोड़ा सा ना, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे LiCl जो है वो अल्कोहल में भी डिसोल्व हो जाता है। तो क्या होगा कि जो जो इनमें
एप्लीकेशंस क्या है, सोल्यूबिलिटी के ऊपर कैसे लगेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन उसकी नॉन पोलर में ज़्यादा होगी। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग अब, फेरिक आयरन सेकंड और आयरन थर्ड दोनों की बात करें, इन दोनों में क्या चीज़ जो कॉमन है उसको हटा दें, तो कॉमन कौन है, OH OH। अब हम आते हैं यहाँ Fe पे 2 चार्ज है और यहाँ Fe पे 3 चार्ज है, और हमें मालूम है कि यदि किसी कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। दी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या आएंगे हमारे पास, ज़्यादा होंगे, तो उसकी सोल्यूबिलिटी किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो उसकी सोल्यूबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में क्या होगी, कम होगी। तो फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड या आयरन सेकेंड हाइड्रोक्साइड आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड में कौन सा हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल होगा, वो ज़्यादा होगा जो ज़्यादा आयोनिक है, यानी ये वाला, इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, सोल्यूबिलिटी में है Ag2S और Ag2O। अब खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी कैसे लगानी है, जब भी आपको कहीं अपना दिमाग लगाना तो जो कॉमन है उसको हटा दो पहले, तो कॉमन कौन है दोनों में, सिल्वर कॉमन है, इसको हटा दो। अब आते हैं हम यहाँ S डबल- पर और यहाँ O डबल- पर। S डबल- और O डबल- में पेरियोडिक टेबल में O पहले आता है और O के ठीक उसी ग्रुप में S नीचे की ओर आता है, यानी ये इनका पोजीशन है। टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, इसका मतलब सल्फाइड आयन की जो साइज है वो लार्ज होगी, बड़ी होगी। यदि सल्फाइड आयन साइज में बड़ा होगा तो इसकी इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, यदि इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, क्योंकि S डबल- कैसा है, साइज में लार्ज है, साइज बड़ी है इसकी, तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। ये तो फर्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल हो गया सोल्यूबिलिटी का। सेकंड एग्जांपल आते हैं हम लोग इसमें, जो अलग अलग फैक्टर्स है वो हमारे पास आ रहे हैं, इसको हटा देता हूँ। सेकंड आ रहे हैं हम लोग, सोल्यूबिलिटी के बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सेकंड हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, हमें एक कंसेप्ट मालूम है कि किसी भी कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ, इसको फिर हटाते चलो। मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या मालूम है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसका रीज़न है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब यदि हम एग्जांपल लें कि यदि किसी आयोनिक कंपाउंड्स में क्या हो जाए, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाए, तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग SnCl2 और SnCl4, स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। अब यहां आ जाए, अब इनमें पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, कौन ज़्यादा आयोनिक है या कौन ज़्यादा कोवैलेंट है, किसी एक को हम चेक कर लेते हैं। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दें, Cl और Cl, तो यहाँ क्या हुआ, Sn पे चार्ज 2+ के, और यहाँ क्या चार्ज हुआ, Sn पर 4+। अब यहाँ Sn पे चार्ज प्लस के 4 है, तो इसकी पोलराइजिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स में हमें मालूम है कि उनमें वीक वान डेर वाल फोर्स वर्क करता है, इसीलिए वो मैक्सिमम कोवैलेंट कंपाउंड्स गैसियस होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और जो या तो वो गैसियस होंगे या
कुछ एक लिक्विड है, कंपाउंड्स की बात करें, और बहुत कम कंपाउंड ऐसे हैं जो सॉलिड में है। जो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स बढ़ेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। इसीलिए जो SnCl4 है वो वोलेटाइल लिक्विड है, जबकि SnCl2 जो है वो सॉलिड है। तो बहुत बार क्वेश्चंस क्या आता है, SnCl2 सॉलिड है जबकि SnCl4 वोलेटाइल लिक्विड है। इसका रीजन क्या है, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स। यहाँ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ कम है। यदि यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हैं तो यहाँ अट्रैक्शंस कम होगा। अब अगला एग्जांपल, ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट का। अब हम ध्यान क्या रखें, मैं किसी भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आपसे पूछ सकता हूं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपको यही पता लगाना है कि किसमें आयोनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, किसका ले लें, अब Na का ले लें, NaCl, MgCl2, AlCl3, CCl4 नहीं, SiCl4, इन चारों की बात करें। और भी आगे ले लो, PCl5, बस यहाँ तक। S का भी ले लो, चलो SCl6 तो नहीं बनता तो इसलिए मैं SF6 बनता है, उसका नहीं लेते हैं। अब इनमें चेक करें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके होंगे, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसके होंगे। तो हमें वैसे ही मालूम है कि जो NaCl है वो सॉलिड है और PCl5 जो है वो गैस है, ये हमें मालूम है। लेकिन फिर भी यदि हमें कंपेयर करना हो फाजान रूल्स के अकॉर्डिंग तो Na पे चार्ज +1, Mg पे चार्ज +K2, एल्यूमिनियम पे चार्ज +K3, यहाँ जो है सिलिकॉन पे चार्ज +K4, रियल में ये कोवेलेंट ही है, और P पे चार्ज +K5। यदि हम लोग ये एज्यूम कर लें तो सिंपल सा क्या कंसेप्ट लगेगा, जिस कैटायन पर जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हैं वो उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा। तो PCl5 में Cl- का पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि यदि PCl5 आयोनिक कंपाउंड्स होता है, नहीं PCl5 कोवेलेंट है, हम मान के एक बार एज्यूम करके चले होता, तो क्या होगा, PCl5 में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होते। मैं कल इन तीन का एग्जाम्पल ले लूँ तो इन तीन में भी हमें क्या लगेगा कि यहाँ जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा होंगे, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा। तो ये क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है ये किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या कैलकुलेट करने आने चाहिए, आयोनिक कैरेक्टर्स और कोवेलेंट कैरेक्टर्स। थर्ड हमारे पास है कलर। थर्ड है कलर, और कलर में एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, दे इजीली एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विजिबल रीजन ऑफ EMR। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके विजिबल रीजन यानी वो कलर जो हमें दिखाई देते हैं उनको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस कारण से वो हमें कलर्ड शो आते हैं। जैसे एग्जांपल है सिल्वर के सारे हैलाइड AgF, AgCl, AgBr और लास्ट हमारे पास कौन है, AgI। अब पता लगाएं कि इनमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है। हमें मालूम है सब में जो कॉमन है उसको हटा दो, तो यहाँ I- है, I- की साइज सबसे बड़ी होगी anion में, तो ये बहुत ज़्यादा पोलराइज होगा। तो ये इनके कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर है। AgI में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स है, तो ये कलर शो करता है, इसका कलर होता है डार्क येलो। AgBr का होता है लाइट येलो। AgCl जो है वो वाइट है कलर में, यानी ये PPT बनाता है, और AgF जो है वो कलरलेस है। ये हमारे पास हो गया एक एग्जाम्पल। कलर में हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है हमारे पास PbCl2 और
PbI2 का। जो PbI2 है, यहाँ पर जो I है इसकी साइज़ बड़ी है एनायन की, और Cl माइनस आयन की साइज़ छोटी है। साइज़ जितनी बड़ी होगी वो एनायन उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा। तो PbI2 ज़्यादा कोवेलेंट है, तो इसका जो कलर है वो येलो है, इसका जो कलर है वो बच्चों वो वाइट है। और लास्ट एप्लीकेशन, 4th नंबर एप्लीकेशन हमारे पास क्या है फाजान रूल्स की, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स। तो क्या है, सिंपल सा है, या तो कैसे होंगे वो हार्ड सॉलिड होंगे, या कैसे होंगे सॉफ्ट सॉलिड होंगे। हार्ड सॉलिड कौन से होंगे, जिनमें आयोनिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होगा। सॉफ्ट सॉलिड कौन होंगे, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल आप चाहें तो ले लें AgI और AgCl का। क्वेश्चंस आए AgI और AgCl में कौन सॉफ्ट सॉलिड है, तो AgI होगा। AgI कैसा होगा, सॉफ्ट सॉलिड होगा, जबकि AgCl कैसा होगा, हार्ड सॉलिड होगा। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गई, ये 4th एप्लीकेशन थी फाजान रूल्स की। याद रखना, फाजान रूल्स को लेके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको फाजान रूल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल बच्चों। थैंक यू बच्चों।